विकास के सिद्धांत। आज हम लोग विकास के सिद्धांत के विषय में जानेंगे। इससे पहले मैंने वृद्धि और विकास का अर्थ, परिभाषा, दोनों के बीच अंतर बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान को हम लोग दूसरे नामों में कह सकते हैं समान पैटर्न का सिद्धांत भी, एक रूपता का सिद्धांत या निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अलग अलग नाम, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम आप याद रख सकते हैं। उदाहरण, स्कूल के सभी बच्चों का यूनिफॉर्म आप लोगों ने देखा होगा, एक जैसा होता है, एक ही फॉर्म में होता है, एक ही पैटर्न का होता है, उसी को कहते हैं। जब भी विकास होता है तो सबसे पहले बच्चा गर्भ में आता है, फिर उसके बाद गर्भावस्था इसको बोलते हैं, फिर उसके पश्चात शिशुअवस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, उसके बाद किशोर अवस्था आता है, उसके पश्चात वृद्धावस्था आता है। तो ये एक निश्चित पैटर्न में चलता रहता है। ये जो विकास का क्रम है एक निश्चित क्रम में होता है। इसी को हम लोग विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। अलग अलग प्रजातियों में विकास अलग अलग क्रम से भी होता है। जैसे गर्म जलवायु में क्या होगा, शारीरिक विकास ज्यादा होगा मानसिक विकास की तुलना में। यूरोपीय लोगों में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास ज्यादा होता है। फिर मंगोलिय देश में क्या होता है, मंगोलाई में शारीरिक विकास कम होता है और मानसिक विकास ज्यादा होता है। फिर भारतीय में दोनों की प्रक्रिया मिश्रित रूप से चलती है, कभी शारीरिक विकास ज्यादा तेजी से, कभी मानसिक विकास कम तेजी से। ये कभी कम कभी धीमी गति से होता रहता है। फिर है समान घटकों का सिद्धांत। समान घटकों का सिद्धांत का अर्थ होता है ये जितने भी घटक, चाहे शारीरिक विकास के घटक हो, मानसिक विकास के घटक हो, सारे विकास के घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर विकास का एक भी घटक प्रभावित होता है तो दूसरा घटक भी प्रभावित होगा। जैसे मानते हैं कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हुआ है सही से तो वो पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। स्कूल में बच्चे उससे दोस्ती नहीं करेंगे और कई बार वो पढ़ाई पे फिर ध्यान नहीं दे पाएगा, दोस्ती नहीं कर पाएगा, ना ही सामाजिकता उसमें आएंगी। क्योंकि बच्चे जब दूसरे बच्चे को देख के हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कई बार ऐसा ही होता है, तो फिर बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। तो एक भी घटक पे प्रभाव पड़ने से दूसरे घटक पे प्रभाव पड़ता है। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की ओर का अर्थ होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, बालक अपने पलकों को खोलता है, फिर बंद करता है, फिर अपने गर्दन को उठाना सीखता है। कई महीने बाद बालक हाथों में नियंत्रण करना सीखता है, मुट्ठियों को खोलना बंद करना सीखता है। जन्म के 5 माह के बाद वह अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। इससे पहले साइकिल की तरह वह चलाता रहता है। ये सामान्य से विशिष्ट हर बच्चे में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि मेरे में हुआ है तो आप में नहीं हुआ है, सारे बच्चे में ऐसा ही होता है। इसीलिए बोला गया जो भी विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कि शारीरिक विकास, ये भी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और सामाजिक विकास भी होता है। शुरू में बच्चा सामाजिक नहीं होता है, तो छोटा रहता है बच्चा तो सामाजिकरण का गुण नहीं पाया जाता उसमें। शिशुअवस्था में धीरे धीरे अपने परिवार के साथ घुलता मिलता है, फिर पास पड़ोस के साथ। फिर बाल्यावस्था में तो सक्रिय सामाजिक प्राणी बन जाता है और किशोर अवस्था में बच्चा संपूर्ण सामाजिक प्राणी बनता है। उसी प्रकार भाषा का भी जो विकास है वो भी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बच्चा बबलाना स्टार्ट करता है, फिर बहुत सारी ध्वनियां निकालता है, चिल्लाता है, चीखता है, फिर सार्थक शब्द निकालना स्टार्ट करता है, जैसे मम्मी, पापा, पानी, खाना, इस तरह का। सभी पक्षों में विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। जितने भी बच्चे, सब में जो विकास का क्रम है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही चलता रहता है। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का अर्थ होता है विकास की प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है, ये निरंतर गति से चलती है, सतत चलती है। और हॉलोक ने भी यही कथन बोला है, विकास सतत निरंतर चलती रहती है। जन्म से लेके मृत्यु तक विकास होता रहता है, चाहे शारीरिक पक्ष में हो, मानसिक पक्ष में हो। ये जन्म से लेके मृत्यु तक ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। उसके पश्चात आता है विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत में क्या है कि अवस्था आधारित विभिन्नता। कई बार हम लोग को अवस्था आधारित विभिन्नता भी देखने को मिलती है। इसका कहने का यह अर्थ है कि शिशु अवस्था में विकास
बहुत तीव्र गति से होता है। फिर बाल्यावस्था में क्या होता है, मंद हो जाता है, और किशोर अवस्था में फिर से तीव्र हो जाता है, और प्रौढ़ावस्था में फिर से मंद गति से होता है। जैसे बच्चे बाल्यावस्था में बच्चे का विकास देखे, शारीरिक विकास, तो वो धीमा गति से होता है, और यही शेषावस्था में ज्यादा तेजी से हो रहा होता है, और किशोर अवस्था आते आते फिर से ये विकास तीव्र गति से होता है। उसी में है दूसरा पॉइंट, लैंगिक विभिन्नता। बालक और बालिकाओं के विकास में अंतर देखने को मिलता है। बालक और बालिकाओं के विकास में क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो लड़का होता है वो बाल्यावस्था के टाइम पे क्या होता है, उसका विकास उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि बालिकाओं का होता है। इसलिए बालिकाएं कई बार लंबी दिखती हैं और बड़ी भी दिखती हैं बालकों से। दोनों का एज सेम होता है, लेकिन लड़कियां लंबी दिखती है जो बालक होता है उससे। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में अत्यधिक तेजी बालिकाओं में आती है। किशोर अवस्था में बालकों में अत्यधिक विकास बालिकाओं के। हाँ, उसके पश्चात क्या होता है, किशोर अवस्था में बालिकाएं छोटी लगती है और बालक बहुत लंबे होते हैं, लगने लगते हैं। अब दूसरा सिद्धांत है भविष्यवाणी का सिद्धांत, या पूर्वानुमेय का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। मतलब कि प्रत्येक बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। शेषावस्था के विकास को देखकर हम लोग आगे के विकास का अनुमान लगा सकते हैं। फिर है पठारों का सिद्धांत, या बाधाओं का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, संवेगात्मक कोई भी पठार आ जाता है तो हमारे विकास की अवस्था को बाधित कर देता है। ये व्यक्तियों के ये सारे व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों में तुलनात्मक अध्ययन के लिए पठारों का होना बहुत जरूरी है। इसके जरिए पता चलता है कि कौन सा बच्चा तेज है, कौन सा बच्चा कमजोर है, कौन आगे क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसकी जानकारी इसी से आती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पठारों का सिद्धांत। उसके पश्चात है संचिता प्रत्यागमन का सिद्धांत। जिसको हम लोग पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं मतलब कि ऐसा गुण जो कुछ समय के लिए छिप जाता है लेकिन कुछ समय के पश्चात ये गुण वापस आ जाते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा है, शेषावस्था में क्या होता है, ये बच्चे को आत्म प्रेम की भावना होती है, विषमलिंगी की भावना, कल्पना प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति वगैरह की भावना पाई जाती है। लेकिन जब बाल्यावस्था में बच्चा आता है तो वो उसमें समलिंगी, छोटे छोटे बच्चे एक ही समूह के बच्चे के साथ रहते हैं और काम प्रवृत्ति भावना न्यून हो जाती है। ये सारे गुण संचित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि कुछ गुण क्या होते हैं कि कुछ समय के लिए संचित हो जाते हैं और वो दूसरी अवस्था में वो गुण दिखाई पड़ते हैं। ये सारे गुण किशोर अवस्था में फिर से वापस, जो शेषावस्था के गुण थे वो किशोर अवस्था में वापस आ जाते हैं। इसीलिए रॉस ने इसको कहा है किशोर अवस्था शेषावस्था का प्रत्यागमन का काल है। शेषावस्था क्या है, किशोर अवस्था का प्रत्यागमन का काल। दूसरा सिद्धांत देखेंगे वर्तुलाकार गतिकी का सिद्धांत। वर्तुलाकार गतिकी का अर्थ होता है कि हमारे जो विकास की प्रक्रिया है वो सदैव चलती है और हर बालक अपने पूर्व के ग्रहण किए गए अनुभव से नए ज्ञान को जोड़ता है। इसी को बोलते हैं वर्तुलाकार और या गतिकी का सिद्धांत। ये चक्रीय गति को प्रकट करता है, पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान के साथ जोड़ देना। उसके पश्चात आता है वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। बच्चे में क्या होता है, जो विकास की प्रक्रिया है वो आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होती है कि वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है विकास पे और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता में से कोई छोटा हाइट का होता है तो बच्चा भी छोटा ही होगा। अगर माता पिता तेज है तो बच्चे भी तेज होते हैं। कई बार उल्टा भी हो जाता है, तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे के माता पिता उतने तेज नहीं है लेकिन अगर बच्चे को उस तरह का परिवेश दिया जाए तो बच्चा तेज हो जाता है। या तो अगर माता पिता सामाजिक नहीं है या फिर माता पिता में कुछ बुराइयां और बच्चे को अच्छे वातावरण रखे तो बच्चा अच्छी बातें सीखता है। अगर माता पिता सही है और बच्चे को गलत वातावरण में रखते हैं तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो दोनों का परिणाम होता है विकास में। उसके पश्चात है सिर से पैर की ओर का सिद्धांत, जिसको सिर पुच्छक सिद्धांत भी कहते हैं। विकास सदैव सिर से पैर की दिशा की ओर होता है, पहले सिर का उठाना, गर्दन का उठाना, इस तरह से। उसके पश्चात आता है केंद्र से सिरों की ओर के सिद्धांत।
इसमें इसको निकट से दूर का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे बच्चा हाथ पहले खोलता है, फिर मुट्ठी बंद करता है, फिर अंगुली का काम सीखता है, तो इसी को बोलते हैं। इस प्रकार हमने देखा विकास क्या होता है और विकास के सिद्धांत क्या है। धन्यवाद।